जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शुरुआत की थी तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोग इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फेजेस होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर भी हम लोग बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले कम्युनिकेशन पढ़ा था, फिर हम प्लानिंग में आए थे, फिर हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स देखी थी किस तरह गैदर की जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये चेक किया था कि किस तरीके से आप जो है रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस करते हैं। फिर हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडलिंग किस तरह होती है, मॉडल्स कैसे बनाते हैं, और उसके बाद अब हम डिज़ाइन फेजेस के ऊपर बात करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि डिज़ाइन मॉडल्स क्या होते हैं, डिज़ाइन मॉडल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डेटा डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट लेवल और डिप्लॉयमेंट लेवल के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, जब भी हम डिज़ाइन मॉडल्स की बात करते हैं तो हम उनको दो परसेप्शन से देखते हैं, दो नज़रियों के तरीके से देखते हैं। नंबर वन होता है प्रोसेस डायमेंशन। प्रोसेस डायमेंशन में ये चीज़ होती है कि मतलब ओवरऑल पूरे सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन क्या बनाना है हम, ठीक है। देखें ज़रा इसकी डेफिनेशन देखें तो आपको पता चलेगा। द प्रोसेस डायमेंशन इंडिकेट्स द एवोल्यूशन ऑफ अ डिज़ाइन मॉडल एज अ डिज़ाइन टास्क आर एग्जीक्यूटेड एज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कि जो पूरा आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो उसको ये देखना होता है कि किस तरीके से ओवरऑल आप उसको एग्जीक्यूट कराओगे कि वो पूरा का पूरा डिज़ाइन बन सके। बेसिकली हम डिज़ाइन ही बना रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसके दो मॉडल्स होते हैं। प्रोसेस मॉडल क्या होता है कि प्रोसेसेस के बेस के ऊपर जो है किसी चीज़ को डिज़ाइन करना। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर बनाना था तो प्रोसेसेस की बेस के ऊपर डिज़ाइन किस तरीके का होगा, दो नंबरों को प्लस करने का डिज़ाइन बनाएंगे, दो नंबरों को माइनस करने का, दो नंबरों का एडिशन, दो नंबरों का सब्ट्रैक्शन, दो नंबरों का स्क्वायर रूट या एक नंबर का स्क्वायर रूट। तो ये प्रोसेस डायमेंशन होगी। नंबर टू पे आता है हमारी एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन। एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन ये होती है कि ईच एलिमेंट को देखना होता है डिटेल्ड लेवल पे जाकर, और उसको इतना रिफाइन करना होता है आइट्रेशन करके या लूप लगा करके हम लोगों के पास जो है वो ओरिजिनल चीज़ आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम यूनिवर्सिटी के CMS की बात करें तो हमारा एक कंपोनेंट बनता है स्टूडेंट का पोर्शन, इसी तरह टीचर का भी एक पोर्शन, इसी तरह कोऑर्डिनेटर का भी एक पोर्शन, इसी तरह प्रिंसिपल का भी एक पोर्शन। तो हर पोर्शन या हर कंपोनेंट लेवल के ऊपर जाके जो हम डिटेल्ड डायमेंशन डिटेल जो हम लोग मॉडल डिज़ाइन करेंगे हम उसको एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन बोलेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन के लिहाज से हम लोगों ने वो किया, ठीक है। तो दो हमने चीज़ें पढ़ी। प्रोसेस में प्रोसेसेस होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशन के अंदर जो है हमारा ईच एलिमेंट ऑफ एनालिसिस मॉडल इज ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। कि जो मॉडल हम लोगों ने एनालिसिस फेज के अंदर बनाया था, जो हम लोगों ने एलिमेंट क्रिएट किया था, उसको मद्देनज़र रखकर हम लोग क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन बनाएंगे। पहले में प्रोसेस को देखकर, दूसरे में जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस से हमने मॉडल्स बनाए थे उस मॉडल्स को देखते हुए फिर हम लोग डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। अभी देखें चूँकि हमारे पास जो ये प्रोसेस डायमेंशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में मैंने बात बोली आप लोगों को कि जो हर फेजेस मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कम्युनिकेशन, देन रिक्वायरमेंट मॉडलिंग और उसके बाद डिज़ाइनिंग, तो इन सब फेजेस से होकर जो मॉडल्स हमारे बनेंगे हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो ये देख लें, एनालिसिस मॉडल में क्लास डायग्राम बनती थी, डिज़ाइन मॉडल में क्या इसकी रिफाइनमेंट्स होंगी। इस तरह इसके एनालिसिस मॉडल में क्या था कि हमारे यूज़ केसेस बनते थे, और हम लोग डिज़ाइन मॉडल में आके हम लोग क्या करेंगे, उसको उसके जो टेक्निकल इंटरफेस होंगे वो डिज़ाइन करेंगे, ग्राफिकल इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे। तो ये देख लें, ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन। एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन का क्या मतलब है कि हर फेजेस के अंदर बने हुए कंपोनेंट को डिज़ाइन फेज के अंदर डालने को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन मॉडल एलिमेंट्स की। चलें जी, हम लोग मॉडल तो बनाने लगे हैं, लेकिन हमें किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर वन, कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट जो होता है सबसे पहले उसके लिए हमें डाटा एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब डाटा एलिमेंट जो है वो बेसिकली लाई कर सकता है एज अ डाटा स्ट्रक्चर या डाटाबेस आर्किटेक्चर। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि कोई भी एलिमेंट जो आप यूज़ करेंगे आप ये देखेंगे कि मेमोरी में जाकर किस तरीके से सेव हो रहा है। नंबर एक हो गया डाटा स्ट्रक्चर, और वो एलिमेंट डाटाबेस के आर्किटेक्चर के अंदर, यानी जो हम लोगों ने इसका एक फ़्लो बनाया हुआ, एक तरीका बनाया हुआ कि चीज़ इसमें इस तरह जाके सेव करो, वो उसमें जाके कैसे सेव होगा।
या उसके अंदर जाके वो कैसे इम्बेंट होगा, कैसे उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, कैसे वो रिट्रीव होगा, कैसे वो डिलीट होगा, कैसे वो इंसर्ट होगा, कैसे वो अपडेट होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं डेटाबेस के आर्किटेक्चर के अंदर आती हैं। अब आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को देखते हैं क्या है। देखिए एग्जांपल इसकी लिखी हुई है कि इसकी एक बहुत अच्छी सी मिसाल है कि आप किसी घर का फर्श डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहले आप क्या करते हैं कि वो उसको कुरेदते हैं कि वो पहले ज़मीन इतनी हो जाए कि वो उसको इन्वेंट कर सके अपने अंदर। फिर आप क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है वो बजरी फेंकते हैं, उसके ऊपर आप फिर सीमेंट फेंकते हैं। आप सारे बोलेंगे कि सर दिशान मिस्त्री बन गए शायद। तो हम लोग डाटा मॉडल्स की तरफ चले थे और आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम क्लासेस का एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं उनके क्या रिलेशनशिप्स बनते हैं, फिर कोलैबोरेशंस चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि उनका बिहेवियर क्या होगा, और ये सब कुछ करने के बाद हम क्या करते हैं कि उनको डिज़ाइन के अंदर चेंज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं पैटर्न से स्टाइल की तरफ। इंटरफेस एलिमेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स, उससे पहले हमने क्या पढ़ा, डाटा एलिमेंट्स। अब हम पढ़े इंटरफेस एलिमेंट्स कि इंटरफेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंटरफेस एलिमेंट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटरफेस एलिमेंट्स के अंदर आता है यूज़र इंटरफेस के, आपको जो आप सॉफ्टवेयर बनाओगे वो नज़र किस तरीके का आएगा, इंटरफेसेस क्या होंगे। उसके बाद होता है एक्सटर्नल इंटरफेसेस कि मिसाल के तौर पर कि अगर आपके व्हाट्सएप को मैं कंप्यूटर के ऊपर ऑन करूं तो उसके ऊपर कैसा इंटरफेस नज़र आएगा, अगर मैं व्हाट्सएप को किसी टैबलॉइड पे ओपन करूं तो तब उसका इंटरफेस कैसा नज़र आएगा। दैट्स मीन कि आपके मोबाइल या आपके सॉफ्टवेयर का इंटरफेस किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है हमारे इंटरनल इंटरफेसेस। इंटरनल इंटरफेसेस ये होते हैं कि आपके डिवाइस की एक कंपोनेंट की कम्युनिकेशन किसी दूसरे कंपोनेंट की कम्युनिकेशन के साथ, ये भी हमारे इंटरफेस एलिमेंट्स में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट एलिमेंट्स। कंपोनेंट एलिमेंट्स ये होता है कि कंपोनेंट की बेसिस के ऊपर जो हम एलिमेंट्स बनाते हैं, और लास्ट पे आता है डिप्लॉयमेंट। ये दो चीज़ें भी हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। अच्छा, अब जब हम डाटा डिज़ाइन या डाटा मॉडल्स की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि डाटा डिज़ाइन बेसिकली वो एक चीज़ होती है जो हायर लेवल के ऊपर जो यूज़र को चीज़ नज़र आ रही होती है, या यूज़र को जो इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, हम उसको कहते हैं कि वो हमारा डाटा डिज़ाइन है। और डाटा मॉडल वो चीज़ होती है जो हमारी सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस के बिहाफ के ऊपर जो हम मॉडल बनाते हैं। डाटा डिज़ाइन आप सिंपल समझ लो कि व्हाट्सएप का जैसा इंटरफेस होता है हम उसको डाटा डिज़ाइन बोलते हैं, और डाटा मॉडल ये होता है बेसिकली कि इसके बैक एंड के ऊपर जो वर्किंग हो रही है उसकी कोडिंग किस तरह करनी है वो हम लोग डाटा मॉडल के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एलिमेंट्स, ये जो अगर अभी आप लोग देख रहे हो ना, ये हम लोग अब इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, डाटा एलिमेंट्स की छोटी सी आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स की पढ़ रहे हैं हम आगे। अच्छा, इरशाद ने 1996 के अंदर जो है वो 3 सोर्सेज बताए थे जिसके थ्रू जो है हम आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं डाटा डिज़ाइनिंग के अंदर, या सॉरी डिज़ाइन एलिमेंट्स के अंदर। नंबर 1 ये है कि हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस एप्लीकेशन के बारे में, उस सॉफ्टवेयर के बारे में जो हम बनाने जा रहे हैं। नंबर 2 चीज़ है कि हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें सब रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पहले ER डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स, एक्टिविटी फ्लो डायग्राम, ये सब बनाई, उनके रिलेशनशिप्स बनाए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ये बना लेते हैं तो फिर हम लोगों को आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने में आसानी हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये भी देखते हैं कि जो आर्किटेक्चर हम बनाने जा रहे हैं आइदर दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वैलिड रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक है या नहीं है, और उसका स्टाइल हम लोगों ने क्या रखना है। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हुए हम इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। अब आते हैं इंटरफेस डिज़ाइन एलिमेंट्स में। ये अभी हम नेक्स्ट फेज़ पे आ गए। ये देखें, डाटा एलिमेंट डिस्कस कर लिया, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी डिस्कस कर दिया, इंटरफेस एलिमेंट्स की बात करें। इंटरफेस एलिमेंट्स क्या चीज़ होती है कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को मतलब का डिज़ाइन बनाते हुए इंटरफेस डिज़ाइनिंग करते हैं तो तब हम कहते हैं कि वो हमारा इंटरफेस डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स के अंदर आ गया। अब इंटरफेस डिज़ाइन एलिमेंट्स के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 हमारा यूज़र इंटरफेस,
यानी कि हमें वो यूज़र को नज़र किस तरह आएगा, उसमें ग्राफिक्स क्या यूज़ होंगी, वो सारा कुछ। एक्सटर्नल इंटरफेसिस जो मैंने पहले भी बात की, आप लोगों को बताया कि एक्सटर्नल इंटरफेसिस वो इंटरफेसिस होते हैं जो बताते हैं कि आपका सिस्टम जब किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर चलेगा तो उसकी इंटरेक्शन या वो किस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनल इंटरफेसिस। इंटरनल इंटरफेसिस वो इंटरफेसिस होते हैं जो एक कंपोनेंट का इंटरफेस किसी दूसरे के साथ होता है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं अगर आपको कंप्यूटर में दूं तो आप लोग कभी टास्क बार में या टास्क मैनेजर में जाए ना, तो वहाँ पे आपको बता रहा होता है कि सीपीयू की इस वक्त पावर कंजप्शन क्या है। तो बेसिकली मेरा लैपटॉप जो है वो एक कंपोनेंट जो है उसका वो किसी दूसरे कंपोनेंट यानी रैम या सीपीयू की यूजेज का बता रहा है। तो एक कंपोनेंट उसी के अंदर रहते हुए किसी दूसरे कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो हम उसको इंटरनल इंटरफेस बोलेंगे। एक्सटर्नल इंटरफेस वो इंटरफेस होगा जो हम किसी दूसरे सिस्टम या किसी चीज़ के साथ जब कनेक्ट होंगे या डाटा भेजेंगे या वहाँ पर कोई चीज़ शो कराना चाहेंगे तो हमारा एक्सटर्नल इंटरफेस होगा। यूज़र इंटरफेस कौन सा होगा? वो इंटरफेस होगा जो हम लोगों को सामने नज़र आता है। जिस तरह व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपको उसका स्ट्रक्चर जो नज़र आता है वो हमारा यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। अभी हम लोग कंपोनेंट लेवल पे आ गए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कंपोनेंट लेवल के ऊपर ये चीज़ होती है कि कंपोनेंट के लेवल के ऊपर अगर हम डिज़ाइन करना चाह रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, तो कंपोनेंट लेवल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। वो बेसिकली होता ये है कि उसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं या जो चीज़ें होती हैं उसके मुताबिक होता है। इसकी एग्जांपल जो इस यहाँ पे स्लाइड में आपको दी हुई है, लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन फॉर ईच रूम इन अ हाउस। एक घर को बनाना आर्किटेक्चर लेवल डिज़ाइन है। उस घर के अंदर कमरों के अंदर क्या चीज़ें पड़ी होंगी उनके डिज़ाइंस को बनाना बेसिकली कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन है। कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन बेसिकली ये बताता है कि इंटरनल डिटेल क्या होगी पूरे सॉफ्टवेयर की, किस जगह से डाटा होके किधर जाएगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से रजिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन सी कैशे यूज़ होगी, कितनी रैम कंज्यूम होगी, जिस जिस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी उन सब कंपोनेंट लेवल उन सब कंपोनेंट के जो है हम डिज़ाइन बनाते हैं यहाँ पे। कंपोनेंट लेवल जो है वो ये भी बताता है कि जो डाटा स्ट्रक्चर होगा वो उस लेवल का क्या होगा। जो हमारी चीज़ें होंगी वो जो कंपोनेंट्स होंगे या उनका डाटा होगा या डाटा पास होकर निकलेगा उनसे, या कोई चीज़ें वो जो सेव करेंगे वो मेमोरी में जाकर किस तरीके से सेव होंगी, उनका बिहेवियर क्या होगा और क्या उन कंपोनेंट्स को उनके ऊपर कोई ऑपरेशन करवाने के लिए एक्सेस देनी है या नहीं देनी। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर में हम लोग अगर एक्सेस देते हैं उस कंपोनेंट को तब ही वो 2 नंबर प्लस करेगा, अदरवाइज वो प्लस नहीं करेगा। तो कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन के ऊपर इसके अंदर भी ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो है हमारी जो UML डायग्राम होती है बेसिकली क्लास डायग्राम होती है, उसको देख के हम लोग कंपोनेंट लेवल बनाते हैं। डिप्लॉयमेंट लेवल डिज़ाइन, जब आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बना दिया तो जाहिर सी बात है कि आपको इसको किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर किसी दूसरे सिस्टम पे भी इंस्टॉल करना, चला कर दिखाना होता है। तो डिप्लॉयमेंट लेवल जो डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं वो ये बताते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी होगी वो किस तरह काम करेगी जब हम उसको रियल लाइफ रियल कंप्यूटर के ऊपर या रियल फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर चलाएंगे। तो अभी मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सुपर कंप्यूटर है, मैं उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बना देता हूँ जिसमें मैं कोई डाटा स्ट्रक्चर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता, लेकिन डिप्लॉयमेंट लेवल पे जाकर जब मैं इसको किसी नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर चलाऊंगा तो वो चीज़ नहीं चल पाएगी। तो डिप्लॉयमेंट लेवल डिज़ाइन भी हम लोग इसलिए मद्देनजर रखते हैं क्योंकि जब हम डिप्लॉयमेंट लेवल करते हैं तो हम लोगों को ये पता चल जाता है कि जब किसी दूसरे सिस्टम या नॉर्मल सिस्टम के ऊपर हम अपना रेडीमेड सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा। एक मिनट में गले को जरा सुकून दे दूँ थोड़ा सा, आगे मूव करते हैं। अब हम लोगों ने डाटा एलिमेंट्स पढ़े थे, उसके बाद आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पढ़ा था जिसके अंदर हमने बोला था कि हम डाटा का अपने जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं डिज़ाइनिंग फेज़ के अंदर। अब हम देखते हैं कि जब हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर आते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। इसके अंदर हम लोग अभी यहाँ 3 चीज़ें ही पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चरल जेनर्स क्या होते हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होता है। बहुत आसान है, अभी आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डायग्राम्स देख के समझ आ जाएगी। सिस्टम आर्किटेक्चर लफ्ज़ से पता चल रहा है किसी भी सिस्टम के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना सिस्टम आर्किटेक्चर के अंडर आता है। अब सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है? एन आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम दैट डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स एंड हाउ दे फिट टुगेदर। ठीक है, किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चर ये बताता है कि कंपोनेंट्स क्यों और कैसे एक दूसरे के साथ मिलेंगे जिसके थ्रू हमारा काम हो सकेगा।
तो सिस्टम आर्किटेक्चर हम ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स और वो किस तरह फिट टुगेदर होंगे, किस तरह वो इकट्ठे मिलेंगे आपस में, जिसकी वजह से हमारा पूरा सॉफ्टवेयर चलेगा, वो हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर होता है। तो सिस्टम आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के लिए चलाने के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन होती है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, ताकि वो एनालाइज कर सके कि जो डिज़ाइन में बनाऊंगा वो कितना इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी जो सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है वो उस आर्किटेक्चर बेसिकली हम सॉफ्टवेयर में वो बनाते नहीं है। दैट इज़ द रीज़न जब आप माइक्रो प्रोसेसर एंड असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हो, आर्किटेक्चर्स तो उसके अंदर होते हैं ना, सो वो यूज़ द असेंबली लैंग्वेज, यानी मोनिक्स यूज़ होती है सम टाइम। लेकिन किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अगर आर्किटेक्चर नहीं बनाना होता तो सिस्टम का आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, नंबर वन उसको पता चलता है कि जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं क्या वो इतनी मतलब जो फिर मैं उसके ऊपर डिज़ाइन बना रहा हूँ क्या वो इतना इफेक्टिव है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। नंबर दो, क्या वो इस आर्किटेक्चर के अलावा कोई और अल्टरनेटिव है जिसकी वजह से मेरा काम और आसान हो जाए। मैं पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। कंसिडर आर्किटेक्चरल अल्टरनेटिव्स एट अ स्टेज व्हेन मेकिंग अ डिज़ाइन चेंजेस इज स्टिल रिलेटिवली इजी एंड, कि जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ क्या इसके अलावा मेरे पास कोई और आर्किटेक्चर अल्टरनेटिव है, जिस तरह वहाँ पे 8088 और 8084 8086 का भी पढ़ा होगा आप लोगों ने आर्किटेक्चर, तो वो तो एक कंप्यूटर का। अभी हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर के सिस्टम के आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो क्या मेरे पास इसका कोई अल्टरनेटिव मौजूद है या नहीं है। नंबर 3, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिस्टम आर्किटेक्चर की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि वो ये देखता है कि क्या मेरा ये आर्किटेक्चर लगाने से मेरा जो रिस्क है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर थ्रेड, वायरस, मैलवेयर, ट्रोजन हॉर्स आने का वो कम होता है या नहीं होता। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जब वो किसी सिस्टम आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन करता है या बनाता है। और सिस्टम आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली सॉफ्टवेयर में ऑपरेशनल नहीं होती, सॉफ्टवेयर में नहीं चलती, बट इट इज़ द यूज़फुल फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर to design that architecture in such a way that it can analyze the effectiveness of a design. Number 2, it consider other alternative methods to design an architecture. Or number 3, it can also reduce the risk which can be impacted on a software design. अभी जो हम लास्ट स्लाइड के अंदर भी बात कर रहे थे, ठीक है, हम ये कहते हैं कि आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम आर्किटेक्चर को एक सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते भी नहीं है, उसका हम डिज़ाइन बनाते हैं इसलिए ताकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अंडरस्टैंड कर सके, तो आर्किटेक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा जी, आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला बात तो यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है, कि जब आप एक आर्किटेक्चर डिफ़ाइन कर लेते हो तो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाने में, और उस मिसाल के तौर पर किस तरीके से मुझे लोगों से बात करनी है, ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो उसके डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, कितने लोग पार्टीज़ ऐसी हैं जो बेसिकली आपके काम करने में बैरियर्स प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है, या बेसिकली कम्युनिकेशन मेन चीज़ होती है कि किस आपकी जो बात है वो कितनी अच्छी होगी। उससे क्या होता है आर्किटेक्चर, जो अगर हम आर्किटेक्चर इन्वॉल्व करते हैं तो एक तो हमारा काम ये बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। अच्छा, नंबर 2 ये है कि जो हमारा आर्किटेक्चर होता है ना, अगर हम लोग वो डिफ़ाइन कर देना तो हमारे जो अर्ली लेवल के डिसीजंस होते हैं ना वो लेना ज़रा आसान हो जाते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। नंबर 2, जो हमारे अर्ली लेवल डिसीजंस होते हैं वो लेना आसान होते हैं, ठीक है, किस तरह के हम लोगों को चूँकि आर्किटेक्चर ऑलरेडी होता है, दैट वी विल फाउंड हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क्स दैट फॉलोज एंड एज इम्पॉर्टेंट ऑन द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ द सिस्टम एंड द ऑपरेशनल एंटिटी। कि जब हम आर्किटेक्चर बता देते हैं, आर्किटेक्चर बना लेते हैं, तो हमारे जो पहले लिए गए डिसीजंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। मैं इन तीनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा आप लोगों को। नंबर 3 है कि जो आर्किटेक्चर होता है ना वो ये बता देता है कि पूरा सिस्टम जो है वो किस तरह कंस्ट्रक्ट होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और नंबर 2 चीज़ कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनको मिलाकर हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। देखिए एक बहुत अच्छी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप लोग घर बनाते हो तो क्या सबसे पहले आप दीवारों पे सीमेंट लगाते हो या पहले उसका आर्किटेक्चर खड़ा करते हो? लेंटर डालते हो, दीवारें खड़ी करते हो, फर्श बनाते हो उसका,
डेफिनेटली पहले लेंटर डाला जाता है ब्रिक्स के थ्रू जो है वो, या जो भी चीज़ें होती हैं उसके थ्रू जो है हम उसका छत बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, उसके बाद उसकी नक्श निगारी करते हैं। सो दैट्स मीन कि आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम आर्किटेक्चर बना लेते हैं तो अर्ली लेवल के जो डिसीजंस होते हैं हमारे लिए वो लेना आसान हो जाते हैं। अगर हम घर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो किस तरह होगा कि अगर हमारा आर्किटेक्चर डिफाइंड है तो हम लोगों को पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है इतनी स्पेस के अंदर हम ये कमरा बना सकते हैं, इतनी चीज़ जगह के लिए हम लोग ये जगह प्रेयर रूम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम जिम रखेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे। नंबर 2 चीज़ है कि आपको स्पेस डिफाइन हो जाती है कि आपके पास स्पेस कितनी है। एक और फ़ायदा जो आर्किटेक्चर लेवल का होता है ये होता है कि पूरे घर का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस जगह कौन सा कमरा बनेगा, किस जगह वॉशरूम बनेगा, किस जगह किचन बनेगा, वो डिफाइन हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी वही चीज़ होती है कि किस पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा और कौन कौन से कंपोनेंट्स रखेंगे जो मिल के उसको पूरा एक आर्किटेक्चर बनाएंगे या पूरा सिस्टम चलाने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आर्किटेक्चर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी भी आर्किटेक्चर जेनरिस। आर्टिकल जेनरिस का मतलब ये होता है कि जब कोई एक आर्किटेक्चर आप किसी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कर रहे हो तो उसका एक बेसिक स्पेसिफिक कंपोनेंट होना पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर से। इसकी एक बहुत अच्छी सी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ कि अगर आप एक प्लाजे के बाहर देखते हो, वहाँ पे अक्सर एक ऐड लगा होता है कि ये प्लाज़ा किराए के लिए खाली है। अब अगर वो प्लाज़ा बना हुआ है तो वहाँ पर एक कॉलेज भी बन सकता है। हम अपने कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं। हमारे कॉलेज का जो प्लाज़ा है वो एक बंदे ने बनाया, उसने इसका आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसके आर्किटेक्चरल जेनरीज क्या हुए कि उसके अंदर हम बैंक भी बना सके, ठीक है। देखो आर्किटेक्चर वही रहा, चीज़ें क्या चेंज हुई, चीज़ें ये चेंज हुई कि हम उस आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए हम अपने अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ पे कॉलेज भी बना, पीछे फ्लैट्स भी बने, इस तरह के बेशुमार, नीचे 2 सिल्क बैंक्स भी एक सिल्क बैंक बना हुआ है, एक HBL भी बना हुआ है, हाँ जो भी बैंक है सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर जेनरिस ये चीज़ होती है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है ओवरऑल पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम। क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम सॉफ्टवेयर डोमेन की बात करेंगे। एग्जांपल देखें तो तीसरी पॉइंट पे लिखी हुई है कि सपोज करें कि अगर हम जेनरी ऑफ बिल्डिंग्स की बात करें, कि बिल्डिंग्स के जेनरीज की बात करें तो हम लोग किन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे। हाउसेज, कॉन्डोज को, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होगी, ऑफिस बिल्डिंग्स होगी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होगी, वेयर हाउसेज और सो ऑन। तो हम लोग ये कहते हैं कि जनरल स्टाइल है, हम बहुत स्पेसिफिक स्टाइल जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं फिर इसके ऊपर, ठीक है। और हर स्टाइल जो होता है उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और वो ये बताता है कि हम मतलब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। द सेट ऑफ प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स का मतलब यही है कि एक अगर ऑफिस मतलब एक प्लाजा बना हुआ है तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है इसके अंदर ये चीज़ बन सकती है, ये चीज़ बन सकती है, ये चीज़ बन सकती है, ये चीज़ नहीं बन सकती। तो आर्टिकल जेनरिस भी इसी को कहते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास आर्टिकल जेनरिस की एग्जांपल क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो रोबोट बना सकते हैं, ठीक है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपके पास आर्किटेक्चर होगा तो आप रोबोट बना सकते हैं। आप कोई भी मशीन बना सकते हैं जो इंसान के झूठ को पकड़ सके या कुछ इस तरह का। अब क्या आर्किटेक्चर बैकएंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहा। डिवाइसेस, अगर मिसाल के तौर के ऊपर मैं मोबाइल फ़ोन का एक आर्किटेक्चर बना दूँ देन आई कैन डिज़ाइन एंड कोई भी इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड करके उस मोबाइल को चला सकता हूँ। इस तरह स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में फुटबॉल है, क्रिकेट है और भी बेशुमार है। इस तरह फाइनेंशियल की बात करें तो कोई भी करेंसी हो सकती है। गेम्स की बात करें तो कोई भी गेम्स, मेडिकल हो तो ऑर्थोपेडी, गायनी, ENT सब इसमें आ जाते हैं। साइंटिफिकली देखें तो साइंटिफिकली में केमिस्ट्री आ गई, मतलब ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन बैक एंड के ऊपर स्ट्रक्चर सेम रहता है। आप अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और BBA वाले कर रहे हैं तो काम दोनों का डिफरेंट होगा पर थीसिस सेम होगा, मतलब चैप्टर सेम होंगे, स्ट्रक्चर सेम होगा, फ्लो सेम होगा। गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर भी जेनरिस की एग्जांपल्स आ जाती हैं। जब भी हम किसी आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो उसका कोई ना कोई स्टाइल होता है, ठीक है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ इस तरीके से आर्किटेक्चर बनाते हैं जो दूसरे से थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है। लिखा हुआ है डिफरेंशिएट अ हाउस फ्रॉम अदर स्टाइल्स।
देयर इज अ पैटर्न ऑन द टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एट द बेंड ऑफ एट द बैक ऑफ ईच आर्टिस्ट। सबसे स्पेशलिटी होती यही है कि हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसको आर्किटेक्चरल लेवल का स्टाइल इस तरीके का रखना होता है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो। अगर आज मिसाल के तौर पर मैं एक ऐप बनाता हूँ और आप भी एक ऐप बनाते हो, दोनों का इंटरफेस भी सेम है, क्या फ़ायदा रह गया, क्या मतलब उसका फ़ायदा हो। इसीलिए आर्किटेक्चर लेवल पे जाके हम उसका स्टाइल चेंज करते हैं कि वो अट्रैक्ट करे नए से नए लोगों को। हर स्टाइल जो है वो इन 4 चीज़ों पे डिपेंड हो रहा होता है। नंबर 1, सेट ऑफ कंपोनेंट्स। सामने से पता चल रहा है सेट ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब है कि आप कौन कौन से फंक्शंस उसके अंदर इन्वॉल्व कराना चाह रहे हो जो सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। सेट ऑफ कनेक्टर्स, कौन कौन सी कम्युनिकेशन, कौन कौन सी कोऑर्डिनेशन और कौन कौन सी कोऑपरेशन करवाना चाहते हो आप कंपोनेंट्स के बीच में। समझ रहे हो कि मिसाल के तौर पर अगर सेट ऑफ कनेक्टर्स का मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक राउटर से एक तार जा रही है SEO को और वहाँ पर आप सिर्फ अपनी आवाज़ भेज सकते हो, टेक्स्ट नहीं भेज सकते, तो मैं आर्किटेक्चर इस तरीके का डिज़ाइन करूँगा कि मेरी आवाज़ के साथ मेरा टेक्सचुअल डेटा भी जा सके। तो मैं कह सकता हूँ कि सेट ऑफ कनेक्टर्स क्या है कि कौन सी कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो है मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ डिफरेंट कंपोनेंट्स को लगाकर डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में कि मेरा आर्किटेक्चर अच्छा हो। नंबर 3 है कि कंस्ट्रेंट डिफाइन करना कि कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो सबको इंटीग्रेट करेंगे जिसकी वजह से एक सिस्टम बनेगा। क्या ऐसे कंपोनेंट तो नहीं मैं ऐड कर रहा जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं और मेरे सिस्टम पे बर्डन पड़ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये देखते हैं कि सिमेंटिक मॉडल कौन सा यूज़ करना है। सिमेंटिक मॉडल का मतलब यही होता है कि ओवरऑल देखना कि और एनालाइज करना कि जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या उनको यूज़ करने का किसी डिज़ाइनर को कोई फ़ायदा है, क्या उनको यूज़ करने से, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखने से जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उन पर कोई इम्पेक्ट तो नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, जो AMD के प्रोसेसर्स होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो अगर किसी के लैपटॉप AMD का हो तो उसने चीज़ नोटिस की होगी कि अगर वो गर्मियों के अंदर वो बहुत इशू करता है, मतलब लैपटॉप चलते चलते बंद हो जाता होता। तो ये इस तरह के एक कंपोनेंट है जो बेसिकली दूसरों के साथ सही वर्क नहीं कर रहे होते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका सिमेंटिक मॉडल डिज़ाइन होगा उसके अंदर कोई ना होगी आर्किटेक्चर लेवल के अंदर इशू आया होगा। अभी आगे बहुत आसान है, टेक्सोनॉमी ऑफ स्टाइल्स इन अ सॉफ्टवेयर, कि जो हम आर्किटेक्चर्स बनाते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। मैं भी 2 ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान है। नंबर 1 है डाटा सेंटर्ड। डाटा सेंटर्ड का मतलब क्या है कि हमारे माउस की तरफ ध्यान दें कि ये मेरा डाटाबेस पड़ा है और जितने भी क्लाइंट सॉफ्टवेयर हैं वो इसके साथ आके जुड़े हुए हैं। तो ये आर्किटेक्चर इस तरह का कि मैंने एक ही डाटाबेस बनाया हुआ है जो कि हमारा सेंट्रलाइज्ड है, सेंटर्ड में, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो उस डाटाबेस के साथ आके जुड़े हैं। तो मेरा आर्किटेक्चर नंबर 1 हो गया। आर्किटेक्चर नंबर 2, फ्लो डाटा आर्किटेक्चर। डाटा फ्लो में क्या होता है कि देखें डाटा यहाँ पर आया, यहाँ पे कोई फिल्टर था, यहाँ पर फिल्टर लगा, उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन था, या तो मैं इधर जा सकता हूँ या मैं इधर जा सकता हूँ। तो ये फ्लो बताना है कि बेसिकली डाटा का फ्लो क्या होगा पॉसिबली सारे कंपोनेंट्स से फिल्टर से होकर, ये वो चीज़ है। कॉल एंड रिटर्न, नाम से पता चल रहा है हमारा मेन प्रोग्राम होता है, उसको हम सब प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फिर वो सब प्रोग्राम्स या कंट्रोलर जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन सब प्रोग्राम्स में डिवाइड होते हैं और ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो आपस में आके लिंक्ड अप हैं। तो बेसिकली जब भी जिस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पर मुझे इस एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी तो मेरा मेन प्रोग्राम क्या करेगा, इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा और डाटा इसी तरह वापस इधर चला जाएगा। तो कॉल एंड रिटर्न का मतलब ये कि किसी पहले प्रोग्राम को सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करना, जिस कंपोनेंट जिस सेक्शन की ज़रूरत पड़ी है उस आर्किटेक्चर के अंदर उसको डिफाइन कर देना कि सिर्फ यहाँ पर डाटा जाएगा और यहाँ से मुड़ के वापस आके मेरे पास आ जाएगा। लास्ट हमारा इस लेक्चर के लिए है लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर लफ्ज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि लेयरिंग हो जाती है। पहले हमारी कोर लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, पहले हम उनको डिज़ाइन करते हैं, फिर यूटिलिटी लेयर आती है, उसके अंदर हम कुछ कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, फिर एप्लीकेशन लेयर आती है और उसके बाद हमारी यूज़र इंटरफेस लेयर आती है। तो हमारी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, हर लेयर्स के अंदर कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो उस लेयर के अंदर काम कर रहे हैं। तो हर लेयर का एक अपना काम होता है, सारे मिल के बेसिकली एक आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। तो मेरे हाथ से ये आपकी लास्ट स्लाइड थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें प्लीज़। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? आफाक, तुम्हारा तो कभी ज़िंदगी में कोई सवाल नहीं हुआ, तुम अब क्या पूछोगे? और कोई बंदा आज लिखे, आफाक हमेशा ये लिखता है।